हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटो स्टडी वाइंस। आपके अपने चैनल एडिटो स्टडी वाइंस में आपका स्वागत है। और दिल्ली पुलिस का हम लोग जो है क्लासेस कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। तो जो हमारी क्लासेस को डेली देखते हैं उनको पता होगा। तो आपको पीडीएफ जो है, आपको पता है कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलती है। तो कोई भी बुक की पीडीएफ लेने के लिए आपको 7070494476 इस पे आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ता है। तो कंप्लीट बुक जो है वो आपकी हो जाती है। ठीक है, तो डेली स्टडी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन कहता है कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्री परिषद में याद रखिएगा 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मंत्री परिषद में जो है प्रधानमंत्री 3 श्रेणियों के मंत्री परिषद में जो है सबसे ऊपरी ऊपर होता है। ठीक है, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री जो है कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उससे जो है अधिक नहीं होगा। क्लास की अपडेट जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, क्लास अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम जो है ज्वाइन करना होगा। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक मिल जाएगा आपको। व्हाट्सअप चैनल होगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री कैबिनेट बैठक में डैश ले सकता है, भाग ले सकता है। राज्य मंत्री कैबिनेट बैठक में डैश भाग ले सकता है केवल आमंत्रित होने पर। राज्य मंत्री जो है वह कैबिनेट बैठक में जब तक वह आमंत्रित ना हो तब तक वह भाग नहीं ले सकता। राज्य मंत्री राज्य मंत्री एक कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में जो है कार्य करता है। राज्य मंत्री कैबिनेट बैठक में केवल आमंत्रित होने पर ही भाग ले सकता है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में जो है मंत्रियों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन के भत्ते का जो है प्रावधान है। अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? कौन सा जो है अनुच्छेद जो है, तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका? 74। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने के लिए मंत्री परिषद की जो है सलाह लेती है और सलाह के मुताबिक जो है कार्य करती है। आपको इस बात का ध्यान देना है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण या विशेषता नहीं है? सरकार का जो है व्यापक प्रतिनिधित्व है, एकल कार्यकारी नहीं है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य ये भी है, सामूहिक जिम्मेदारी ये भी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण या फिर विशेषता नहीं है? बाकी ये सभी जो है गुण और विशेषता है। एकल कार्यकारी जो है नहीं है। एकल कार्यकारी सरकार के संसदीय प्रणाली का गुण नहीं है। संसदीय प्रणाली में सामूहिक कार्यकारी की अवधारणा होती है, जहाँ जहाँ जो है कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के रूप में जो है कार्य करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व कार्यपालिका का दोहरा स्वरूप, विधायिका पर नियंत्रण तथा प्रधानमंत्री की प्रमुखता संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं। एकल कार्यकारी प्रणाली में सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। अमेरिका में एकल कार्यकारी प्रणाली का जो है प्रावधान है। इसमें राष्ट्रपति देश का एवं सरकार का प्रमुख होता है। 128वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख होता है? तो प्रधानमंत्री। सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। आपको इस बात का ध्यान देना है। सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है तथा सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और मंत्री परिषद का जो है नेतृत्व करता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री लोक
सभा में बहुमत दल का जो है नेता होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। एकल, जैसे कि यहाँ पे अमेरिका वाले में था कि एकल कार्य प्रणाली में जो है राष्ट्रपति जो है वो सरकार का प्रमुख होता है अमेरिका में, लेकिन यहाँ पे जो है सरकार का प्रमुख जो है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होता है हमेशा। और राष्ट्रपति जो है वह राज्य का प्रमुख होता है। किसका? राज्य का प्रमुख होता है, क्योंकि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है जब, तब वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जो है वह 12वें जो है प्रधानमंत्री थे। तो इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक देश का नेतृत्व किया। वे एक अनुभवी नेता, कुशल राजनीतिक और भारतीय विदेश नीति में अहम योगदान के लिए जो है देने वाले व्यक्ति थे। इंद्र कुमार गुजराल को एक शांति प्रिय और कूटनीतिज्ञ नेता के रूप में याद किया जाता है। इसकी गुजराल डॉक्ट्राइन आज भी जो है भारतीय विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु मानी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय भारत सरकार यानी कार्यकारिणी नियम जो है 1961 के प्रशासन तथा भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा डैश की सलाह पे की जाती है? प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का भी नियुक्ति सॉरी प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्री का भी नियुक्ति करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर जो है धारण करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। इस बात का ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच जो है प्रधानमंत्री जो है संचार का माध्यम होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के मध्य संचार का माध्यम होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के फर्स्ट ब्लॉक में वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में राष्ट्रपति को सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, और राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। ये अपडेटेड है, आपको याद रखना है। अगला है, भारत सरकार का प्रमुख जो है निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो भारत सरकार का प्रमुख, याद रखिएगा, राष्ट्रपति करके मत आ जाइएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। भारत सरकार का प्रमुख जो है वो आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है वह राज्य का प्रमुख होता है, मैंने आपको बार बार बोला है। तो भारत सरकार का प्रमुख जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75(a) के तहत की जाती है। भारत में संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की जो है कार्यपालिका है, तथा प्रधानमंत्री, एक सेकेंड, लाइव में कोई जुड़ ही नहीं रहा है लगता है। मैं लाइव को फिर से सेट कर लेता हूँ। लिखना भूल गया था मैं कि दिल्ली पुलिस का जो है प्रैक्टिस चल रहा है, तो आप लोग जुड़ जाइए। लिख देता हूँ मैं।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्लास। लाइव सेट कर दूंगा तो सब बच्चे जुड़ जाएंगे। 1 मिनट बस समय दीजिए आप लोग। लाइव भी लेके चलना पड़ेगा। पब्लिक लिखो क्या, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं। चलिए अब ठीक है। अब नेक्स्ट कर देते हैं, गो लाइव। अब सही है। सेशन थोड़ा लंबा चलेगा हमारा। हम्म। अब ठीक है। अब ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। अब ठीक है। अब जुटेंगे भी बच्चे। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि भारत सरकार का जो है प्रमुख कौन होता है, वह प्रधानमंत्री होता है भारत का। ठीक है। राष्ट्रपति करके मत आ जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। तो चलिए अगला को हमारा क्वेश्चन क्या होगा। 34वां क्वेश्चन है हमारा, 334वां। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से जो है अधिक नहीं हो सकती। याद रखिएगा, 15% के जो है अधिक जो है वो नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही रहेगा। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के रूप में जो है अन्य प्रावधान है इसमें, मंत्रियों के संबंध में। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और अन्य अन्य की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो लोकसभा के कुल संख्या का 15% से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। यह प्रावधान जो है वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया है। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रि परिषद समूह रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए जो है लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का देश की अवधि तक सदस्य ना बनने पर मंत्री पद जो है गंवा देता है। अगर आप संसद में किसी भी सदन का अगर निरंतर 6 महीने, लास्ट 6 मंथ जो है सदस्य नहीं रहते हैं तो आप अपना पद गंवा देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत की प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की परामर्श से जो है करता है राष्ट्रपति। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि सभी मंत्री जो है सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होंगे। राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में वर्णित कर्तव्यों के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को मिलते हैं। इसके अलावा व्यय विषयक भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा आदि भी प्राप्त होती है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अपना जो है मंत्री पद त्याग देगा। 6 महीना जो है अवधि होता है इसको सदस्य बनने का। अगला है, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत होता है। संविधान का जो है अनुच्छेद 75 के तहत होता है। बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिसने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। मतलब संसद सत्र में उपस्थित भी नहीं हुए और अपना त्यागपत्र दे दिया। तो चौधरी चरण सिंह, याद नाम याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। जब तक जो है लोकसभा का
लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता रहेगा तब तक जो है मंत्रिपरिषद अपनी सत्ता में बना रहेगा। तो अब जो है हमारा 14th टॉपिक आ गया है, जो कि है महान्यायवादी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध में जो है उल्लेख दिया गया है? तो महान्यायवादी। तो महान्यायवादी जो है याद रखिएगा 76 में, आर्टिकल 76 में जो है इसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है बना रह सकता है। उसे दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही के बगैर जो है मतदान के भाग लेने का अधिकार होता है। महान्यायवादी आपको याद रखना है 76। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी किसे माना जाता है? तो भारत का महान्यायवादी जो है वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, महान्यायवादी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 76 के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति होती है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं एक बार ही पढ़ाऊंगा, अगली बार रिपीट होगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। वह अपने पद पर जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकते हैं। उसे दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही के बगैर जो है मतदान में भाग लेने का अधिकार होता है। अगला है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मैंने अभी जस्ट बताया था। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? तो 165। 165 जो है महाधिवक्ता को राज्य के कानूनी सलाहकार के रूप में जो है परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता के कार्यालय से संबंधित है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। महाधिवक्ता के उच्च न्यायालय या न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए। 167 में क्या है? यह अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। 166 में है, यह अनुच्छेद राज्य सरकार कार्यों के संचालन से संबंधित है। 164 में है, यह अनुच्छेद मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी से संबंध में सही है? तो कौन सा क्वेश्चन? वह संसद के सत्रों में भाग ले सकता है। यह महान्यायवादी के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायाधीश से संबंधित जो है बातें लिखी गई है। भारत के महान्यायवादी जो है सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में भाग लेने का जो है अधिकार होता है और मतदान करने का भी अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है भारत का अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत सरकार का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, जो भारत सरकार का पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करता है। संविधान के अनुच्छेद 70 में महान्यायवादी के पद का वर्णन है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और आर वेंकट रमनी वर्तमान में जो है भारत के महान्यायवादी हैं। याद रखिएगा, आर वेंकट रमनी। ठीक है, आर वेंकट रमनी जो है भारत का सर्वोच्च जो है महान्यायवादी है और अनुच्छेद 76 द्वारा राष्ट्रपति इसका सिलेक्शन करता है। भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों और पेंशन को डैश पर प्रभारित किया जाता है। भारत के संचित निधि। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों और पेंशन को भारत के संचित निधि से प्रदान किया जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है किया जाता है। अगला है, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताएं जो है कितनी होनी चाहिए?
वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का वह न्यायाधीश होना चाहिए, ये प्रमुख योग्यता है। भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत सरकार का जो है मुख्य कानूनी सलाहकार और उच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी पद की योग्यता के लिए क्या क्या होना चाहिए? महान्यायवादी के पद की योग्यता के लिए पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक जो है वकील के रूप में कार्य किया हुआ होना चाहिए, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। वर्तमान में भारत के 16वें जो है महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी, नाम याद रखिएगा, आर वेंकट रमणी। अगला क्वेश्चन है, 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का लेखा महानियंत्रक जो है नियुक्त किया गया है? तो सोमा राय बर्मन 1 दिसंबर 2019 को भारत सरकार ने 24वें लेखा महानियंत्रक के रूप में जो है सोमा राय बर्मन को नियुक्त किया है। बस आपको इतना सा याद रख लेना है। अगला है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG और IAAD भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान SAI का गठन करते हैं। IAAD का जो है पूरा रूप जो है नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म बताना है। IAAD का, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको CAG बोलते हैं, और उसके अधीन काम करने वाले भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। IAAD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट भारत में सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान का गठन करते हैं, जिसको SAI साई बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट इसका नाम है, साई का। और IAAD, अभी इसका पूछा गया, तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट इसका नाम है। भारत का जो है साई केंद्र और राज्य सरकार दोनों का जो है ऑडिट करता है, और राज्य सरकारों के खातों तक जो है रख रखाव भी करता है। भारत में CAG का प्रतिनिधित्व करने वाले SAI के वरिष्ठ पदाधिकारी को महालेखाकार कहा जाता है। क्या कहते हैं? महालेखाकार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही करता है। महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक नियंत्रण, सबका जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक किया गया है। भारत के 15वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक श्री के संजय मूर्ति जी हैं। CAG लोक पर्ष का संरक्षक भी होता है। प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव जी हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनका कार्यकाल आपको याद रखना है कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति डैश के द्वारा होती है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, सबका जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी को ही बोलते हैं, और बार बार मैंने पढ़ा है कि 76 के तहत होता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन, संयुक्त बैठक तथा सदन की समिति में, जिसमें उसका जो है नाम सदस्य के रूप में दिया जाता है, बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है और मतदान भी कर सकता है। बार बार ये बता रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी, उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए जो है आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। आपको ये बात याद रखना है, बी। बाकी सारी बातें जो मैंने बता के रखा हुआ, क्वेश्चन रिपीट हुआ ये वाला। तो 52वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संवैधानिक पद है। महान्यायवादी भी संवैधानिक पद है। राज्य में महाधिवक्ता भी संवैधानिक पद है। सॉलिसिटर जनरल, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है
आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 द्वारा महान्यायवादी का एक संवैधानिक है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद जो है वैधानिक पद है। ये होता है संवैधानिक पद और एक होता है वैधानिक पद। तो ये क्या है? वैधानिक पद है। ये महान्यायवादी को सहायता प्रदान करने के लिए होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 65 में राज्य का महाधिवक्ता तथा अनुच्छेद 148 में सीएजी का उल्लेख है। अतः यह संवैधानिक पद है। महान्यायवादी की सहायता करने के लिए जो है सॉलिसिटर, और सॉलिसिटर की सहायता के लिए जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक पर्ष के रक्षक कौन है? तो लोक पर्ष के रक्षक जो है सीएजी हैं। भारत के लोक पर्ष, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का जो है संविधान में 148 से लेकर 151 तक उल्लेख किया गया है। 15वें नंबर के महालेखा परीक्षक कौन है? श्री के संजय मूर्ति जी हैं महालेखा परीक्षक। और महान्यायवादी कौन है? तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि महान्यायवादी कौन है, श्री वेंकट रमणी, वेंकट रमणी। लेकिन महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति जी। सीएजी लोक पर्ष का जो है संरक्षक होता है। प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वी नरहरि राव जी हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले पूरा हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोपरि विधि अधिकारी होता है? तो विधि अधिकारी याद रखिएगा, अटॉर्नी, भारत का अटॉर्नी जनरल, या इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वही महान्यायवादी है ना, वही बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, महान्यायवादी। ठीक है, याद रखिएगा, यह विधि का सर्वोपरि अधिकारी होता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 76, ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद की जो है व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है संसद। संसद में लोकसभा व राज्यसभा आता है। संसद जो है 3 प्रकार के होते हैं, है ना, एक लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा कौन सा होता है? वो होता है राष्ट्रपति। कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन है, राज्यसभा में डैश सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में जो है 245 सदस्य जो है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, 250 नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यपाल का उल्लेख है। किसमें? 80 में। 79, 80, 81, 100, रॉ, ला। 100 से संसद, रॉ से राज्यसभा, लॉ से लोकसभा। समझे? तो संसद में संसद हो गया, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। ये जो है आर्टिकल है, अनुच्छेद। अनुच्छेद 79 में आपका संसद से संबंधित चीज़ें हैं। 80 में राज्यसभा से संबंधित चीज़ें हैं। 81 में लोकसभा से संबंधित चीज़ें हैं। तो 80 की बात करें तो राज्यसभा होगा, जो मैंने यहाँ पे बता भी रखा है। यह एक स्थानीय निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, तथा दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसके सदस्य की अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है, याद रखिएगा। राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। इसमें 238 सदस्य जो है वह केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्यों को जो है वह राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है स्पीकर करता है। स्पीकर किसको बोलते हैं? अध्यक्ष को बोलते हैं। अभी कौन है? ओम बिरला।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर यानी कि उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष पहले करता है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं आया हुआ है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, जिसे राष्ट्रपति जो है बुला सकती है। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष, जिसको स्पीकर बोलते हैं, और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। इसकी अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता जो है कौन करता है? अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पैनल के सदस्यों में से कोई व्यक्ति जो है वह कर सकता है। राष्ट्रपति भी लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं कर सकता। आपको इतना बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अगला क्वेश्चन है राज्य के किसी राज्य के सदस्य की संख्या सर्वाधिक है राज्यसभा, तो यूपी की, याद रखिएगा, यूपी की, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में जो है वही सब बातें हैं कि अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। 38 जो है वो राज्य चुनते हैं, और 12 जो है वो जो है राष्ट्रपति चुनते हैं। 6 साल जो है इनका कार्यकाल होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 31 है। राज्यसभा की सीटें जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वह सॉरी, सबसे ज़्यादा जो है सीटें जो है वो कहाँ पे है? यूपी में है। कितनी है? 31 है। 60 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। निम्नलिखित में से किसे संसदीय शासन प्रणाली का एक अवगुण माना जाता है? तो अस्थिर सरकार को, जो कुछ सरकार को नहीं, अस्थिर संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की एक प्रणाली है। इस प्रणाली में जो है बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। ये सब बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत जो है कौन सी विशेष शक्ति जो है प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, यह प्राप्त है। तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित कर देती है कि राष्ट्रहित के लिए ऐसा करना आवश्यक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो यूपी में है। कितने हैं? लोकसभा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा सदस्यता की संख्या जो है 80 से अधिकतम है। तो कितनी है इसकी? लोकसभा के सदस्य में जो है 80 है, और राज्यसभा में जो है राज्यसभा की अगर बात करूं तो 31 है। कितनी है? 31 है। ठीक है, इतना बात याद रखना आपको। भारत की आकस्मिकता निधि डैश द्वारा संचालित की जाती है? तो कार्यरत कालिपा द्वारा। बहुत कोई सोचेगा कि रिजर्व बैंक द्वारा, बिल्कुल नहीं। संसदीय कार्रवाई द्वारा भी नहीं, न्यायिक कार्रवाई द्वारा भी नहीं। जो कार्यरत कार्यपालिका है उसके द्वारा जो है चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की जो है शक्ति प्राप्त है? तो सभापति और अध्यक्ष के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 ब्लॉक 3 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श से जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की जो है शक्ति प्राप्त है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार
की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर एक, राज्यसभा का विघटन जो है संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। विघटन के बारे में जो है कोई भी संसदीय सरकार नहीं बोलता है। विघटन के बारे में जो है बात नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? संसद का प्रत्येक सदन के सचिवालय का महासचिव होता है। सचिवालय का कौन होगा? महासचिव होगा। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए अलग अलग सचिवालय होता है, जिनका प्रमुख जो है सचिवालय, इसका प्रमुख जो है महासचिव होता है। तो सबको इतना याद रखना है। और यह पद संसद की कार्य प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा का महासचिव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा का महासचिव राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। महासचिव सदन की बैठकों की योजना और एजेंडा तैयार करने में मदद करता है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष हमारा अभी कौन है वर्तमान में? ओम बिरला जी है। ठीक है, याद रखिएगा, ओम बिरला जी हमारा लोकसभा अध्यक्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद दोनों सदनों, जो कि एक दोनों सदन कौन से हैं संसद के? लोकसभा है और राज्यसभा है। इसकी संयुक्त बैठक जो है आयोजित करता है कौन? 108 के 108 के तहत जो है संसद के दोनों सदन की बैठक होती है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यह यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। अगर वो भी अनुपस्थित हो तो एक अनुपस्थित में राज्यसभा के जो है उपसभापति होते हैं, वो बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग को संशोधित जो है वह कौन कर सकता है? तो संसद। देखिए, संशोधन से जितनी भी चीज़ें हैं, संशोधन जो है वो संसद ही कर सकता है। भारतीय संविधान में संसद को अनुच्छेद 368 के तहत जो है संशोधन जो है करने का शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 368 संसद को यह शक्ति देता है। ठीक है, याद रखिएगा। 368 में याद रखिएगा कि संशोधन से संबंधित है। ठीक है, संशोधन से संबंधित है 368। और संशोधन कौन कर सकता है? सिर्फ संसद ही कर सकता है। ठीक है, आपको इतनी बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 369वां, लोक लेखा समिति में लोकसभा के डैश सदस्य और राज्यसभा के डैश सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो हैं वह 7 सदस्य होते हैं। आपको इतना बात याद रखना है। लोक लेखा समिति में जो है लोकसभा का 15 सदस्य और राज्यसभा का जो है 7 सदस्य होता है। लोक लेखा समिति की स्थापना जो है 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत की गई है। लोक सेवा समिति जो है प्रकलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा राज्यसभा के मामले में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली जो है अपनाया है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व। संविधान द्वारा राज्यसभा के मामले में जो है किस प्रकार की चुनावी प्रणाली अपनाई है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनावी प्रणाली अपनाई है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्थायी समिति संसद के निम्नलिखित सदन में से किस सदन के सदस्य को मिलकर बनी एक समिति है? तो किसके द्वारा बनी है? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा
क्या लोकसभा से बनती है? नहीं। विधानसभा से बनती नहीं। राज्यसभा, लोकसभा दोनों से बनती है। तो एक स्थायी समिति संसद के निम्नलिखित में से जो है किन सदनों से जो है मिलकर बनती है? तो राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों से मिलकर जो है संसद जो है बनती है। ठीक है, दोनों सदन बनते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट जो है तैयार किया जाता है? तो 112। सरकारी बजट तैयार करने के लिए 112 अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं। सरकारी भारत सरकार का जो है बजट अनुच्छेद 112 के तहत जो है तैयार किया जाता है। भारत का बजट हर वर्ष फरवरी के पहले दिन वित्त मंत्री द्वारा जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इस अनुच्छेद में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण विवरण के रूप में जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के डैश quorum की आवश्यकता होती है? तो 10% quorum की। कितने quorum की आवश्यकता होती है? 10% quorum की आवश्यकता होती है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। राष्ट्रपति जो है दोनों सदन की बैठक 108 के अकॉर्डिंग बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अभी कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। संयुक्त बैठक आयोजित करने के लिए दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का जो है 1/10वां हिस्सा उपस्थित होना चाहिए। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो अनुसूचित जाति के लिए याद रखिएगा 84। कितनी? अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें जो है जारी की जाती है। आपको ये बातें याद रखनी है। परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 412 सामान्य, 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षित की जाती है। परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 में लाया गया था। अब तक कुल 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। तो अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित अगर जाति की बात करें तो कितना? 84। और अनुसूचित हाँ, क्या हो गया? अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वह 47 सीटें जो है आरक्षित की गई है लोकसभा में। इतना बात आपको याद रखना है। लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जातियों के सदस्य के लिए आरक्षित की गई है। तो अनुसूचित की जब भी बात आ जाए तो 84 आप मार दीजिएगा। कितनी? ऑप्शन नंबर बी। तो राज्यसभा लोकसभा में अनुसूचित के लिए 84 और बाकी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 47 सीटों का जो है आवंटन किया गया है। लोकसभा का जो है बाकी सब वही बातें हैं। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सीटें जो है 550, जिसमें 530 जो है सदस्य राज्य एवं 20 सदस्य जो है संघ शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में लोकसभा कितने हैं? 543 है। राज्यसभा कितने हैं? अधिकतम जो है 250 होगा, 243 जो है वहां पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? तो संसदीय प्रणाली की एक विशेषता कौन सी है? तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो है सामंजस्य जो है बनाए रखना, वह संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक सांसद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? सबसे अधिक जो है यूपी से होंगे, क्योंकि यूपी में ही सबसे ज़्यादा है सीटें हैं। 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक सांसद भारत के जो है यूपी से है, जहां लोकसभा में सांसदों की संख्या जो है 80 है। यद्यपि मध्य प्रदेश में 29 और राजस्थान में 25, उड़ीसा में 21 है। ध्यातव्य है कि 47वीं लोकसभा चुनाव 542 निर्वाचन क्षेत्र के लिए परिणाम जो है घोषित किया गया, जबकि तमिलनाडु में वेल्लोर के चुनाव जो है स्थगित कर दिए गए। 303 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी दल जो है रूप में उभरी।
बीजेपी को 303 सीटें जो है प्राप्त हुई थी 542 सीटों में से। ठीक है, आपको ये बातें ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग डैश संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकार, प्रक्रिया, विशेषण, विशेषकर, शक्ति इत्यादि से संबंधित है। तो संसद की बात आती है तो आपको पता है कि संसद जो है 79 आर्टिकल में है। तो 79 जो है भाग 5 में है। कहाँ पे है? भाग 5 में है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संसद के दोनों सदन का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? क्वेश्चन जो है अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर सी, 106 संसद के दोनों सदनों के अनुच्छेद 106 संसद के दोनों सदनों का जो है वेतन भत्ते समय समय पर इनका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। किसका? संसद द्वारा जो है किया जाता है। अनुच्छेद 52 जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 79 जो है संसद का गठन। 280 जो है वो वित्त आयोग। 280 कौन सा हो जाएगा? वित्त आयोग हो जाएगा। तो हम लोग को टारगेट रखना है 400 क्वेश्चन का। ठीक है, आज और कल जो है हम लोग जो है 750 जो है प्लस क्वेश्चन जो है कर चुके होंगे कल के दिन भर में। ठीक है, इसका हमें नाश मार देना है पॉलिटी का। कल कल पॉलिटी खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम सीटें जो है आवंटित की गई है? तो यूपी को। मैंने बोला था राज्यसभा में जो है 80 सीटें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख जो है किया गया है? तो 110। वित्त विधेयक का जो है उल्लेख 110 में है। वित्त विधेयक देश के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित कराधान में परिवर्तन के लिए आवश्यक सभी कानूनी संशोधन के वितरण के साथ जो है केंद्रीय बजट का जो है हिस्सा है। वित्त विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में 2 प्रकार के जो है वित्त विधेयक का उल्लेख है। वित्त विधेयक टाइप ए अनुच्छेद 117 में, वित्त विधेयक टाइप 2 अनुच्छेद 117 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त किए जाते हैं? राज्यसभा में नए चुनाव किए गए सदस्य उनका स्थान लेता है। तो एक तिहाई सदस्य जो है वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं विभागों के बीच जो है व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 310। कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 310 जो है वह देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 के अनुसार संसद विधि द्वारा जो है जनहित में आवश्यकता अनुसार एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भीतर व्यापार, वाणिज्य या फिर समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंध अधिरोपित कर सकेगी जो लोकहित में अपेक्षित हो। अगला क्वेश्चन है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। कौन सा? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के अनुसार किस व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे डैश दिन के अंदर सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन तो 10 नंबर है। 10 10 दिनों के अंदर जो है वो सूचित करना पड़ता है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार धारा 68 में संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित सदस्य होने के बाद रिक्त के होने के बाद भी जो है जिसके ऊपर जो है एक में कहा गया है कि कोई भी ऐसी व्यक्ति जो दोनों सदनों और दोनों सदनों राज्यसभा का चुनाव किया जाता है, जिसमें किसी भी सदन में स्थान ग्रहण नहीं किया जाता है, वह 10 दिनों के अंदर जो है वह उसे सूचित करना होगा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामलों में संसद कानून बना सकती है? एक सेकेंड आप लोग थोड़ा रेस्ट कीजिए। ठीक है, 2 मिनट बस आप लोग रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून जो है बना सकती है? तो अनुच्छेद 249। ठीक है, 249। तो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार जो है इसको आप लोग को देख लेना है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदन और उनके सदस्यों और उनके समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकारों और प्रतिज्ञाओं को स्पष्ट करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है? संसद के दोनों सदनों के शक्ति से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में दोनों सदनों के समितियां, शक्तियां, विशेषाधिकार इत्यादि है, याद रखिएगा। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 194 में विधानमंडलों में सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार इत्यादि है। 302 में जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर जो है निर्बंध आरोपित करने की संसद की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है? तो कौन रहा है? विजय माल्या। विजय माल्या। ठीक है, विजय माल्या जो है वह उद्योगपति है, आपको पता है। विजय माल्या एक भारतीय व्यापारी और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं। वे उद्योगपति विठल माल्या के पुत्र तथा यूबी समूह एवं किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष हैं। अगला है, वेट कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू रेडियो स्टडी बाय। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ क्या होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री से है, यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। लोकसभा के नियमों के अनुसार सदन के नेता से तात्पर्य प्रधानमंत्री या उसके द्वारा सदन के नेता के रूप में कार्य करने अ, के नामित कोई अन्य मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक केवल डैश में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, आपको याद रखिएगा हमेशा। वित्त विधेयक उन सभी विधेयकों को शामिल किया जाता है जो प्रत्येक रूप से वित्त से संबंधित होते हैं, जैसे सरकार के व्यय अथवा सरकार के राजस्व से संबंधित व्यय। संसद में 3 प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं।
तो वित्त विधेयक श्रेणी फर्स्ट अनुच्छेद 117, धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है। और वित्त विधेयक श्रेणी 2 अनुच्छेद 117, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये बात याद रखिएगा आप। आज का 390वां क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास जो है केंद्रीय सूची दिए गए विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की जो है शक्ति जो है प्राप्त है? तो किस किस अनुच्छेद के द्वारा जो है? अनुच्छेद 246 के द्वारा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष जो है प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सम के कारणों से जो है संसद को अवगत कराएंगे? तो कौन सा हो जाएगा? 87 का 1। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया? तो 31वां संविधान संशोधन। क्या भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की के प्रतिनिधित्व को घटाकर 25 से 31 कर दिया? अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में व्यापार की प्रक्रिया तो कहाँ पहुंच गए हम लोग? 93 क्वेश्चन में पहुंच गए कि राज्यसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम का कौन सा नियम विलंबनकारी प्रस्ताव जो है व्याख्या करता है? तो कौन सा नियम? नियम 230। नियम 230 याद रखिएगा। अगर आपको इसका विश्लेषण पढ़ना है तो आप रोक के पढ़ सकते हो, ठीक है। मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय डैश उस विशेष वर्ष के लिए जो है सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। तो बजट कौन सा होता है? बजट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार जो है एक वर्ष का केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण उस वर्ष के लिए जो है अनुमानित होता है। तो मैंने आपको बता दिया था, फरवरी के 1 तारीख को जो है किया जाता है पेश। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा जो है पारित किया जाता है वित्त विधेयक को? 75 दिनों के भीतर। वित्त विधेयक को धन विधेयक वित्त विधेयक एक धन विधेयक होता है, ऐसा अनुच्छेद 110 में वर्णित है। लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होता। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के 75 दिन के भीतर जो है पास होना पड़ता है। संसद द्वारा संविधान में किसी भी संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? याद रखिएगा, 2/3। कितने? 2/3। अगला क्वेश्चन है, संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री संसद के समक्ष जो है कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। याद रखिएगा, वार्षिक बजट। आज का 98 क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। अगस्त 2020 तक जो है की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की डैश सीटें आवंटन की गई है? तो 7। उस समय कितनी की गई है? 7 की गई थी। आप देख सकते हो वर्तमान में भी 7 ही है। उत्तराखंड को 5, बिहार को 40 ये लोकसभा की सीटें हैं। पश्चिम बंगाल को 42, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 80 और महाराष्ट्र को 48। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है? तो लेम डक। कौन सा? लेम डक।
लकड़ा बत्तख सत्र, जिसको लेम डक सेशन बोलते हैं। लगड़ा लंगड़ा बत्तख सत्र से तात्पर्य है कि नई लोकसभा के निर्वाचन होने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र से है, मौजूदा लोकसभा में ऐसे सदस्य जो लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित नहीं हो सकते, उसे लगड़ा बतख सदस्य कहा जाता है, लेमडक्स मेंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की जो है निधियां प्रदान करता है भारतीय संविधान। केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। पहली होती है संचित निधि। संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत को मिलने वाले सभी राजस्वों जैसे सीमा शुल्क हो गया, उत्पादन शुल्क हो गया, आयकर, संपदा कर व अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है, वे सभी जो है संचित निधि में जमा किए जाते हैं। एक होता है आकस्मिक निधि और एक होता है लोक लेखा निधि। तो कितने प्रकार की निधि होती है? तो इतनी ही प्रकार की निधि होती है। ये जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने जाएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, पीडीएफ के लिए आपको 7070494476 पे आपको ओनली ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। और व्हाट्सअप मैसेज आपको करना है ओनली, ठीक है, पीडीएफ के लिए। और क्लास के लिए जो है आपको ज्वाइन टेलीग्राम, ठीक है। लिंक कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही जो है क्लास रहने देते हैं। मज़ा आ गया होगा आपको करके, हमको मज़ा आ गया। कल 401 नंबर से हम लोग कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।